अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्लो नंबर 3.2.7 है। इस स्लो में हमने इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स ऑफ सीट बेल्ट, एयर बैग एंड क्रम्बल जोन वगैरह के बारे में डिस्कस करना है और हमने इसको डिस्कस करते वक्त कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम को याद रखना है। बेसिकली मोमेंटम जो हमारे पास होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस मोमेंटम को हम बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूं कहें कि एक कार जाके किसी उससे दीवार से कोलाइड करे, तो उसमें होता यह है कि उस कार का जो टोटल मोमेंटम जो है, क्योंकि आपको पता है कि कार का कुछ ना कुछ मास होता है और साथ में अगर वो कार ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होती है, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। जब वो कार जाके किसी दीवार के साथ कोलाइड करेगी तो होगा क्या, उसका जो मोमेंटम है वो फौरन डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है। मतलब जब जो मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाता है तो उसे हमने फोर्स का नाम दिया था। तो मतलब जब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा होगा उस वक्त ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मींस बॉडीज के ऊपर, जो कार है उसके ऊपर और कार के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए, इनके ऊपर बहुत सारी फोर्स अप्लाई होती है, क्योंकि उनका मोमेंटम अचानक जाके जीरो की तरफ जा रहा है। तो अगर बहुत कम टाइम में बहुत सारा मोमेंटम चेंज हो जाता है तो उसमें बहुत सारी फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और कभी कभार ड्राइवर्स फैटल एक्सीडेंट का शिकार भी बन जाते हैं और कई दफा बहुत सारे कार डिस्ट्रॉय होते हैं। ये बेसिकली मोमेंटम की वजह से होता है। जब बहुत सारा मोमेंटम फौरन ही जाके डिक्रीज होकर जीरो की तरफ जाता है तो बॉडीज के ऊपर बहुत सारी फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो अब हमने करना यह है कि उस मोमेंटम को जो बहुत सारा होता है उसको हम डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उस मोमेंटम को डिक्रीजिंग जो फौरन जीरो की तरफ जाता है उसमें ज्यादा टाइम हमने डिले करवाना होता है। जब अगर हम टाइम डिले करवाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम डिले हो जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्स जो होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने यूं किया हुआ था कि हमें यहाँ पे पता है कि जो फोर्स है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर यहाँ पे हमारे पास अपॉन में जो टाइम है, अब अगर हम किसी तरह ये जो टाइम है उसको एक्सटेंड करवा दे तो फोर्स जो है अपोजिट साइड पे फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सीडेंट से, फैटल एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने मोमेंटम का जो रेट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसको इंक्रीज करना होता है ताकि बहुत सारा जो डैमेजेस हो उससे ओवरकम करें। तो अब उसको करने के लिए हमारे पास जो कार्स हैं उनके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगे होते हैं, जिनमें से सीट बेल्ट एंड क्रम्बल जोन जो है, सीट बेल्ट जिससे पैसेंजर्स उसको सीट बेल्ट को बांध देते हैं। तो होता यह है कि जब जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है या जब ही जाके कार किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रही होगी तो सीट बेल्ट उन जो पैसेंजर्स है उनको आगे फॉरवर्ड जाने से रोक देता है। मतलब एक टाइम इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाती है कि मोमेंटम डिक्रीज होता है टुवर्ड्स जीरो की तरफ, तो वहां पे सीट बेल्ट उन बंदों को रोक देता है ताकि उसके जैसे ही वो जाके टकराएंगे उस वक्त सीट बेल्ट उनको खींच के अपने पास साथ और सीट के साथ बांध के रखेगा, जिसकी वजह से उसके कोलिजन का टाइम जो होता है वो डिले हो जाता है। अगर सीट बेल्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन के टाइम जो पैसेंजर्स है वो आके जाके डैशबोर्ड के साथ टकराएंगे और जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। तो सीट बेल्ट क्या करता है कि ये जो डैमेजेस है, इंजरीज है, उससे बचने के लिए ये सीट बेल्ट लगाए जाते हैं। और साथ में क्रम्पल जो जून है वो कार का जो फ्रंट हिस्सा है उसे हम क्रम्पल जून कहते हैं। जैसे ही जाके कार किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा होगा तो सबसे पहले ये जो क्रम्पल जून होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जब आगे जाके कोलिजन के टाइम में कुछ टाइम के लिए होगा क्या, ये क्रम्पल जून डैमेज होने में कुछ टाइम लगेगा। इसकी वजह से क्या होगी कि बॉडी के कोलिजन के टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, उस वक्त टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि कुछ टाइम की वजह से ये क्रम्बल जून जैसे ही डैमेज हो रहा होगा उस वक्त जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो मतलब सीट बेल्ट और क्रम्बल जून जो होते हैं वो इम्पैक्ट ऑफ टाइम को डिक्रीज करने के लिए, इम्पैक्ट ऑफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो इसकी वजह से हम बहुत सारे एक्सीडेंट से, फैटल एक्सीडेंट से या इंजरीज से बच सकते हैं कि सीट बेल्ट और क्रम्बल जून कार के अंदर हो। तो
नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास कार्स के अंदर एक और सेफ्टी मेयर रखी जाती है, वो है एयर बैग। एयर बैग बेसिकली क्या करते हैं, इनका भी वही फंक्शन है जैसे सीट बेल्ट और कंबल जूम वगैरह का होता है। सीट बेल्ट भी और एयर बैग भी क्या करते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन जो है उसको एक्सटेंड करवा देता है। मींस एयर बैग increases the time taken for head momentum to reach zero, मतलब मोमेंटम को जीरो तक जाने में टाइम जो होता है उसको डिले करवा देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है। सेकंड इज एयरबैग्स का ये होता है कि ये एज अ कुशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्लासेस होते हैं वो जाके पैसेंजर्स को लग रहे होते हैं कोलिजन के टाइम में, तो ये जो हमारे पास एयरबैग्स हैं वो कट्स को, इंजरीज को रोकने का काम भी करता है। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स थे। तो आपके स्लो में ये सीट बेल्ट, क्रम्पल जोन और सीट एयर बैग, ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आपने डिस्कस करना था। इसके बाद हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरफ आते हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कुछ चीजें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। वो है एक बैलेंस फोर्स और एक हमारे पास है अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है उनकी वजह से अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही हैं। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जिसको मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो फिगर है, अब अगर आप इस फिगर को देखें तो हमारे पास दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। एक फोर्स वेट है जो कि डाउनवर्ड है, अपोजिट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से इनका जो टोटल नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे अब अगर इसका नेट फोर्स जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो क्या है, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही होती है। तो मतलब बैलेंस फोर्सेस तब होंगी जब इनका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जीरो के बराबर हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब अगर ये ना हो, नेट फोर्स जीरो ना हो, तो हम उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स व्हेन द नेट फोर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उनका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जीरो के बराबर ना हो तो उन्हें हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था कि बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। इसके बाद हम अपने फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह होता है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई नेट फोर्स ना हो, मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो वो बॉडी पहले से अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी। अगर पहले से यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दो तरह की होंगे, एक हम एक्सप्लेन करेंगे रेस्ट के लिए और सेकंड एक्सप्लेनेशन देंगे हम मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो जब तक उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे या उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया गया है कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक है जो टेबल के ऊपर लाई कर रही है, जब तक हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए उस टेबल के ऊपर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेंगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्सप्लेनेशन फॉर मोशन की अगर नेट फोर्स जीरो है और ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो वो कैसे मूव करेगी, उसको हमने एक्सप्लेन करने जाना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो जब तक हम नहीं रोकेंगे वो नहीं रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ देर के बाद जाके वो ऑब्जेक्ट रुक रहा होगा। क्यों रुक रहा है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही होती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, उस जो बॉल है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी तो बॉल कभी रुकेगा नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन सिमिलरली, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप इट्स मूवमेंट